पिछले वीडियो में हमने देखा डिग्निटी क्या है और उसमें लार्जली हमने ये देखा कि डिग्निटी को तीन अर्थों में समझा जाता है। एक, जो हर व्यक्ति की एक इनहेरेंट डिग्निटी होती है, उनकी जो गरिमा आत्मभूत होती है, इनहेरेंट होती है। और दूसरी, जो हम किसी और को रिकग्नाइज करते हैं, उसकी गरिमा को जब रिकग्नाइज करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और तीसरा, जो हम सामाजिक आर्थिक अधिकार और मदद दे करके जब किसी की डिग्निटी को इम्प्रूव करते हैं, डिग्निटी को अपहोल्ड करते हैं। और उसका जो मुख्य पार्ट है वो है रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन, जो ख़ास करके अपनी आइडेंटिटी की वजह से जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा जैसे आइडेंटिटी के आधार पर जो अपनी जिनकी गरिमा को हम अपहोल्ड नहीं करते, वो हमारी प्राइम टारगेट है। हर इंटरेक्शन में डिग्निटी का जो बेसिक आइडिया है कि बच्चों के डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखें, उनकी वॉइस, उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें और इंडिविजुअलाइज अटेंशन हो, उनको हम प्रॉपरली ट्रीट करें और उनको हम एक अभिव्यक्ति का जो अवसर है वो प्रदान करें। तो उनके जो यूनिक एक्सप्रेशन है, उनके जो डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं, तो वो उनकी गरिमा को अपहोल्ड करना है। विद्यार्थियों की गरिमा को अपहोल्ड करने का एक तरीका ये भी है कि हम उनके पेरेंट्स की गरिमा को अपहोल्ड करें, ताकि सिस्टम जो है वो विद्यार्थियों को और फैमिलीज़ को एक ट्रस्ट डेवलप करने में मदद करे। क्योंकि कई बार हम विद्यार्थियों के पेरेंट्स से भी प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, जाति, धर्म, उनके सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत, उसके आधार पर ट्रीट करते हैं। और एज ए कंसिक्वेंस कहीं ना कहीं फियर, इंट्रूजन और हार्म, इस तरह की फीलिंग जनरेट होती है जो गरिमा का उल्लंघन करती है। ये डिग्निटी में इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के भी नॉर्म्स शामिल हैं और जो इनइक्वालिटी का पैटर्न है उससे भी गरिमा का हनन होता है। और इनइक्वालिटीज़ को नॉर्मल मानना, ये भी उनकी गरिमा का हनन होता है। हमारे संविधान भी राइट टू लाइफ जो कहता है, वो राइट टू लाइफ नॉर्मल किसी तरह सांस लेना नहीं है, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी की बात है, आर्टिकल 21 जो कहता है। मैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ वायलेशन ऑफ डिग्निटी क्या है। ह्यूमिलिएशन, इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन और डिह्यूमनाइजेशन, ये चार तरीके हैं जनरली जिससे कि हम डिग्निटी जो है वो आहत होती है। ह्यूमिलिएशन आप जानते हैं, अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, छोटा करके दिखाना। ऑब्जेक्टिफिकेशन, उसको किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई सामान की तरह, वस्तु की तरह ट्रीट करना। और डिग्रेडेशन, उनको नीचा दिखाने के सेंस में होता है। स्लेवरी इज फॉर एग्जाम्पल, या प्रिजनर्स को इनह्यूमन कंडीशंस में डालना। डिह्यूमनाइजेशन, उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की तरह ट्रीट ही नहीं करना, कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह ट्रीट करना, ये जो है वो डिह्यूमनाइजेशन है। इसके अलावा कुछ फॉर्म है जो इन्हीं के वेरिएशन है। रेप, टॉर्चर, बंधुआ मजदूरी, मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, सोशल एक्सक्लूजन, ये भी एक तरह का ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है। अब हम इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो उसका एक जो फॉर्मल मतलब है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, अर्थात रिमूवल ऑफ फॉर्मल ऑब्स्टेकल्स इसमें हो, लॉज बने जो सबको बराबर मौका दे, एंट्रेंस क्राइटेरिया हो जो सबको बराबर मौका दे। लेकिन फॉर्मल इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में माइनस पॉइंट क्या है कि लॉ तो बन जाते हैं बट इट नेग्लेक्ट्स रिसोर्स एलोकेशन, और जो इनफॉर्मल रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स हैं उनको नॉर्मल समझा जाता है, तो रियल सेंस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन इसकी अपनी वैल्यू है, क्योंकि इससे ही जो लीगल चेंजेस हैं, पॉलिसी चेंजेस हैं, प्रोग्राम चेंजेस हैं, वो इससे आते हैं। तो दिस इज़ नोन एज फॉर्मल इक्वालिटी। दूसरा है मेरिटोक्रेटिक इक्वालिटी। वो कहते हैं कि एक ही ऑब्स्टेकल होनी चाहिए, वो मेरिट की होनी चाहिए और मेरिट के बेस पे ही सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या है,
दो तीन चीज़ें इसमें इश्यूज हैं मेरिटोक्रेटिक व्यू ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में। पहला ये है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलने से ही मेरिट डेवलप होती है। तो जिन बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, उनमें वो मेरिट ही नहीं डेवलप होती है, तो वो फाइट कैसे करेंगे? तो एक बच्चा जो पांगी में पढ़ा है, और एक बच्चा जो लंदन में पढ़ा है, और एक बच्चा जो दिल्ली में पढ़ा है, आप तीनों को एक ही मौका ज़रूर दे देते हैं और बोलते हैं कि जो इसको क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो बच्चा पांगी में पैदा हुआ, पला बढ़ा, उसको चूंकि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, इसलिए वो मेरिट ही नहीं क्रिएट हो पाया। तो मेरिटोक्रेटिक जो लॉजिक है वो फेलेशियस है, उसमें गड़बड़ी है। दूसरा, मेरिट कहेंगे किसको? ज़्यादा एफर्ट करना, रट के देना, ज़्यादा इंथुजियाज्म शो करना, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा होना, अल्टीमेटली मेरिट क्या है वो डेफिनेशन भी मुश्किल है। आप जब मेरिट की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी की ही परीक्षा लेते हैं, पहाड़ी भाषा की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि आपके लिए वो मेरिट नहीं है। तो मेरिट की डेफिनेशन भी जो रूलिंग क्लास है वही डिसाइड करती है अपने बच्चों के हिसाब से। और तीसरी चीज़ है कि बच्चे इतने छोटे हैं कि उनमें मेरिट अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, तो आप टेस्ट कैसे करेंगे? तो ये मेरिटोक्रेटिक इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इश्यूज हैं। फिर जो फाइनल है वो है फेयर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने जो सब्सटैंटिव इक्वालिटी पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं, आप उसको रिविजिट करें, जहाँ पर पर्पस है कि सारे जो सोशल बैकग्राउंड के इफ़ेक्ट हैं उसको एलिमिनेट किया जाए, और जो क्लास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट किया जाए, ताकि एजुकेशनल जो अचीवमेंट है वो इक्वल हो पाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि ईच इंडिविजुअल शुड रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज irrespective of potential ability. All schooling should be of a standardized form. लास्की, प्रोफेसर लास्की एक बहुत बड़े थेरेटिशियन हुए, वो कहते हैं कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का एजुकेशन में तीन मतलब है। पहला, इट मीन्स नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी बट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल टू डेवलप देयर इनर पोटेंशियलिटीज। दूसरी चीज कह रहे हैं, इट ऑल्सो मीन्स दैट द मिनिमम एंड अर्जेंट क्लेम ऑफ ऑल मस्ट बी मेट बिफोर वी कैन मीट द पर्टिकुलर क्लेम्स ऑफ सम। और तीसरा है, नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन। एजुकेशन से लिंक करें हम तो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसमें कवर करते हैं। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस, सक्सेस का मतलब है रिजल्ट से है, आउटकम से है। डाइवर्सिटी एंड इन्वॉल्वमेंट, जितने स्टेक होल्डर हैं, जो भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर जिनके साथ भेदभाव होता है उनकी इंगेजमेंट हो, गाइडेंस हो और एडवोकेसी हो, पॉजिटिव और सेफ इन्वायरमेंट हो, तभी जो इक्वालिटी, इक्विटी, सोशल जस्टिस, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होंगे। कैसे? मैक्रो लेवल पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिवर्सलाइजेशन के इश्यूज हैं, सबको अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, रिटेंशन हो, अचीवमेंट हो, ट्रांजिशन हो, ये सारी चीज़ें हों। फिर करिकुलम जो है वो भेदभाव पर आधारित ना हो, लड़की लड़के में अंतर ना दिखाए, ब्राह्मण दलित में अंतर ना दिखाए, ब्राह्मण दलित में अंतर ना दिखाए, हिंदू मुस्लिम में अंतर ना दिखाए। तो जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है वो भी इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाने वाला ना हो, डिफरेंसेस तो दिखाए, अंतर तो दिखाए, लेकिन उनके आधार पर भेदभाव होता हुआ जो है वो ना दिखाए। माइक्रो लेवल पे हम क्लासरूम में कैसे डील करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मिड डे मील के समय एक जाति विशेष के बच्चों को हम बाद में तो नहीं खाना खिला रहे हैं। एक तो तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनके ग्रुप के हिसाब से भी हम इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को देख सकते हैं। इनके भी जो डिफरेंसेस हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, डिसएडवांटेज है, उसको हाईलाइट किया जा सकता है। एक ही टेबल मैं आपको बता रहा हूं जो आपको फैक्ट्स के साथ इसको भरनी है ना। आप देखेंगे कि जिसके कॉलम्स हैं उसमें अलग अलग वंचित समुदाय हैं, SC, OBC, ST, गर्ल्स, वुमेन, चिल्ड्रन फ्रॉम BPL फैमिली, रिलीजियस माइनॉरिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, children in special circumstances, street children, children of migrants, children of sex worker, children in conflict zone, children in war zone, child labor, juvenile delinquent, जिनके साथ ट्रैफिकिंग हुई है, जिनके साथ अब्यूज़ हुआ है, ये बच्चे। अब आप इनकी दृष्टि से देखें, कॉलम्स में, रो में देखें कि कहाँ कहाँ भेदभाव हो रहा है। अवेलेबिलिटी में भेदभाव हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी में भेदभाव हो रहा है, रिटेंशन में भेदभाव हो रहा है। रिटेंशन को हम कैसे देखते हैं?
रिटेंशन को देखते हैं ड्रॉप आउट रेट से। ड्रॉप आउट के बारे में भी मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि एक्चुअली कई बार जिसको कि हम ड्रॉप आउट कहते हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट ड्रॉप्ड आउट, दे आर पुश्ड आउट। सिस्टम सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है कि दे आर सिंपली फोर्स टू पुश आउट, अपनी शौक से ड्रॉप आउट नहीं करते हैं। तो ड्रॉप आउट भी एक तरह का मिसलीडिंग टर्म है। फिर रिपीटिशन, कि 1 साल का सिलेबस 1 साल में पूरा कर रहे हैं या 2 साल में या 3 साल में, ग्रेड रिपीटिशन। कंप्लीशन, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो कोर्स पूरा कर भी रहे हैं या नहीं, पूरा कर रहे हैं तो क्या सिर्फ किसी तरफ पास हो रहे हैं या अच्छी परसेंटेजेस आ रही हैं और वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिशन कर रहे हैं कि नहीं। आप फील करेंगे कि जितने कॉलम्स हैं इनके जो डाटा है, इनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल बदल जाएंगे इन सारे पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। ये फैक्ट्स हैं जो आपको सेकेंड पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दलितों की शिक्षा का स्तर क्या है, महिलाओं के शिक्षा स्तर का क्या है, मुस्लिम्स का शिक्षा स्तर क्या है, ओबीसीज का क्या है, ट्राइबल्स का क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का क्या है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कि क्यों इन मॉडर्न वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपके सिलेबस में है, मैं आपको सिर्फ इशारे कर रहा हूँ जहाँ से आपको पॉइंट्स लेने हैं। प्रीएम्बल से आपको पॉइंट्स लेने हैं, फंडामेंटल राइट्स से पॉइंट्स लेने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पॉइंट लेने हैं और कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिनसे आपको पॉइंट लेने हैं। कुछ आर्टिकल मैंने मेंशन किया है, आप इन आर्टिकल्स के प्रावधान उन मूल्यों के संदर्भ में समता, समानता, सामाजिक न्याय, गरिमा और समान अवसर के संदर्भ में इनसे जुड़े हुए जो प्रावधान हैं वो निकाल लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है कि उन मूल्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी, देखो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसके लिए इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट भी यूनिक हैं। उनकी जो डेवलपमेंट है उनकी, हम उनके और उनके परिवार, उनके समुदायों को ट्रीट कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स उनके मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर की ही उन मूल्यों को लागू किया जा सकता है। उनकी जो इक्वालिटी है वो पॉजिटिव स्टेट एक्शन, जिसको अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उस पर ही टिकी हुई है। उनका जो डेवलपमेंट मैक्सिमाइज करते हैं तभी उनकी फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ और पूरी सोसाइटीज़ को बेनिफिट हो सकता है। और उनकी इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि इक्विटी हो, ईच चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स इन ऑर्डर टू अचीव फुल डेवलपमेंटल कैपेसिटी। डिग्निटी का सिद्धांत ये डिमांड करता है कि हर बच्चे को हम वैल्यू दें, उसकी कोई गुण देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चा है इस दुनिया में, बहुत बड़ा रीज़न है उसकी गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने का, उसकी डिग्निटी को अपहोल्ड करने का। जिस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, जिस तरह से उनको रिस्पेक्ट की डिमांड है वो हम फुलफ़िल करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि वो टेबल मैंने क्रिएट किया है, इसमें आप आंकड़े भरेंगे तो देखेंगे कि सीवियर इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। हायरार्कीज़ बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं, जो कुछ लोगों को प्रिविलेज कंडीशन में डालता है और कुछ लोगों को डिसएडवांटेजियस कंडीशन में डालता है। राज्य की जिम्मेवारी है कि डेवलपमेंटल इक्वालिटी प्रोवाइड करे, उनकी डेवलपमेंटल कैपेसिटी को बढ़ाई जाए। स्टेट की जिम्मेवारी है कि ये कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फुलफ़िल करे, एडल्ट्स को सपोर्ट करे ताकि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। और जो पॉलिसीज़ और सिस्टम्स हैं, फंडिंग के सिस्टम्स हैं, उनको लागू करना पड़ेगा, तभी जो है वो डेवलपमेंटल इक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं आ पाएगी। और इसके अलावा शिक्षकों की अपनी भूमिका है, पेरेंट्स की अपनी भूमिका है, कम्युनिटी की अपनी भूमिका है, ये सारे लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। पाठ्यक्रम जो इस तरह का होगा जो इन मूल्यों को पोषित करता है, तभी रियल सेंस में जो मॉडर्न वैल्यूज़ अपहोल्ड करता हुआ हमारा जो भारत देश है वो दिख सकता है। इससे जुड़े हुए आंकड़ों के बहुत सारे सोर्स हैं, बट एक जो लेटेस्ट सोर्स है 2017-18 में जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने रीसेंट हाउस होल्ड लेवल की एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए हैं, आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं एजुकेशन में वो आपको दिखती है। न्यूपा की वेबसाइट पे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको एजुकेशनल इनइक्वालिटी और इक्वालिटी पे बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।